So today we are going to study disease known as leishmaniasis caused by leishmania. तो ये डिसीज जो होती है लीशमैनिया के कई स्पेसीज से होती है, ठीक है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर ईस्टर्न यूपी और बिहार में लीशमानिया डोनावनी की वजह से होता है, और वो विसरल लीशमानियासिस कॉज करता है। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो लीशमैनियासिस आपका स्किन का भी हो सकता है, क्यूटेनियस, और हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन का हो तो म्यूकोसल या म्यूकोक्यूटेनियस लीशमानियासिस आप कह लोगे, या अगर विसरल होगा तो आप उसको विसरल लीशमानियासिस या काला अज़ार कहोगे। तो पहले हम लोग इसमें दो चार लाइन लिख लेते हैं कि क्या ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोटोजोआ है कि बैक्टीरिया है, और किस चीज को बॉडी में किस सेल को इन्फेक्ट करता है, और इसके अलावा वेक्टर क्या है और इसका रिजर्वायर क्या है। तो देख लेते हैं शॉर्ट में। द लीशमैनियासिस are diverse group of diseases, diverse group of diseases caused by, ये जो आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया वायरस नहीं है, प्रोटोजोआ है, कॉज्ड बाय इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट, इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट, ठीक है, ऑफ द जीनस लीशमैनिया, ऑफ द जीनस लीशमैनिया। इसकी कई स्पेसीज होंगी और वो कई फॉर्म में डिसीज कराएगा, ठीक है। और ये आपका वेक्टर बॉर्न डिसीज है, तो यहाँ पे सैंड फ्लाई इसका वेक्टर होती है, तो लिख लेते हैं इट इज वेक्टर बॉर्न डिसीज, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल सैंड फ्लाइज। एक दिन हम लोगों ने बात भी की थी कि फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, फीमेल सैंड फ्लाई बाइट करती है, क्योंकि इन लोगों को एग्स की जरूरत होती है, और एग्स बनाने के लिए ये लोग ह्यूमन या एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं, वहां से प्रोटीन मिलता है ना। इसीलिए मेल्स यूजुअली बाइट नहीं करते, वो फ्रूट से अपना काम चला लेते हैं या लीव्स वगैरह के जूस को सक करते हैं। लेकिन फीमेल मॉस्किटोज सैंग्रीवोरस होते हैं, मतलब एनिमल या ह्यूमन के ब्लड को सक करते हैं, ठीक है, बाय फीमेल सैंड फ्लाइज ऑफ जीनस फ्लेबोटोमस, फ्लेबोटोमस, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर हो गया, और क्या कहते हैं पैरासाइट जो है वो आपका लीशमैनिया हो गया। तो ये वेक्टर, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को लीशमैनिया हुआ है, उसको सैंड फ्लाई ने बाइट किया, तो जो ये लीशमैनिया होगा ये सैंड फ्लाई की बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। फिर जब सैंड फ्लाई किसी और इंसान को बाइट करेगा तो ये जो लीशमैनिया होगा ये उसके ब्लड में इनोकुलेट हो जाएगा। तो एक तरह से ये डिसीज इंडिया वाले फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक इंसान से दूसरे इंसान में किसी वेक्टर के थ्रू चला जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे रिजर्वायर एनिमल होता, सपोज कर लीजिए डॉग होता, तो वो सैंड फ्लाई पहले डॉग को बाइट करता, वहां से लीशमैनिया लेता और हमें बाइट कर लेता, तो एनिमल से हमें हो जाता। तो कुछ लीशमैनिया के फॉर्म्स आपके एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शो करते हैं, आप कहते हो जूनोटिक ट्रांसमिशन। और कभी कभी ऐसा होता है ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, कि हम ही लोगों में से कुछ लोग रिजर्वायर होते हैं जिनके अगेंस्ट, जिनके अंदर ये पैरासाइट होता है, तो हम लोग कह लेते हैं एंथ्रोपोनोटिक ट्रांसमिशन। तो जूनोटिक हो सकता है एनिमल से ह्यूमन में, या ह्यूमन से ह्यूमन में, मतलब एंथ्रोपोनोटिक हो सकता है। तो आगे भी हम लोग इस चीज को डिटेल में देख लेंगे, ये कई फॉर्म में डिसीज कराएगा उसको भी आगे देख लेंगे। अभी पहले पढ़ते हैं ट्रांसमिशन एंड इटियोपैथोजेनेसिस। ट्रांसमिशन एंड
इटियोपैथोजेनेसिस। तो जो ये आपका पैरासाइट है, ये तो आप जान चुके हो कि लीशमैनिया से होता है, लेकिन ये पैरासाइट दो फॉर्म में होता है, लिख लेते हैं। कॉज्ड बाय लीशमैनिया, इट एग्जिस्ट्स इन टू फॉर्म्स, एग्जिस्ट्स इन टू फॉर्म्स। तो ह्यूमन होगा तो उसमें किसी और फॉर्म में होगा, सैंड फ्लाई होगा तो उसमें किसी और फॉर्म में होगा। तो जो ह्यूमन वाला फॉर्म होता है, पहला लिख देते हैं ह्यूमंस के अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म, नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म, इसी को आप लोग कहते हो ए मैस्टिगोट फॉर्म, ए मैस्टिगोट फॉर्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए यहाँ पे ये हम लोगों के में है, ये ओवल फॉर्म में हो जाएगा, ये लीशमैनिया है, ओवल। लेकिन जब इसको सैंड फ्लाई अपनी बॉडी में ले लेगा ब्लड सक करते समय, तो उस समय ये उसकी बॉडी में जाएगा और फ्लैजिलेटेड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा लिख लेते हैं वेक्टर, वेक्टर का मतलब सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के अंदर ये फ्लैजिलेटेड फॉर्म में होगा, वहां ये मूव कर सकता है, मोटाइल हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड फॉर्म, मोटाइल, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक फ्लैजिला होगा, तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं समझने के लिए, एक फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये मोटाइल हो जाएगा। तो ह्यूमन के अंदर ये ओवल फॉर्म में रहता है, ए मैस्टिगोटेड फॉर्म में रहता है, और जो वेक्टर होगा उसके अंदर इसके पास एक फ्लैजिला होगा, ये थोड़ा सा मूव कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको कहते हो प्रोमैस्टिगोट फॉर्म, प्रोमैस्टिगोट फॉर्म। तो ये दो फॉर्म में मिल सकता है, ए मैस्टिगोट हो सकता है, प्रोमैस्टिगोट हो सकता है। तो जब भी सैंड फ्लाई किसी भी एनिमल रिजर्वायर का ब्लड सक करेगी तो उसके अंदर ये आएगा और प्रोमैस्टिगोट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब ह्यूमन को बाइट करेगा सैंड फ्लाई, तो उस समय ये सैंड फ्लाई ह्यूमन के ब्लड में इनोकुलेट हो जाएगा, ह्यूमन की बॉडी में जाके ये ए मैस्टिगोट मतलब फ्लैजिला लूज कर देगा, ओवल शेप में, आप कहते हो ए मैस्टिगोट फॉर्म में हो गया। इसी को कहते हो लीशमैनिया डोनावेन बॉडी, एलडी बॉडी लिख लेते हैं, known as LD bodies, है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं, लीसमैन डोनावेन बॉडीज, ठीक। तो ये दो फॉर्म में हो सकता है, एक ह्यूमन फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म में। ह्यूमन के अंदर फ्लैजिला लूज हो जाएगा और ये ओवल फॉर्म में रहेगा विदाउट एनी फ्लैजिला। जब वेक्टर में जाएगा मतलब सैंड फ्लाई में जाएगा, फ्लेबेटोमस वाले जीनस में, तो आपका ये फ्लैजिला इसके पास बन जाएगा और ये मोटाइल हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं प्रोमैस्टिगेट फॉर्म में आ गया। तो जब सैंड फ्लाई किसी का ब्लड सक करेगी, व्हेन सैंड फ्लाई सक्स ह्यूमन ब्लड, it inoculates promastigote forms into our blood। अब ये जब ब्लड में चला जाएगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, मैस्टिग एमेस्टिगोट फॉर्म में हो जाएगा, मतलब विदाउट फ्लैजिला हो जाएगा। ब्लड में गया तो किसी सेल के अंदर चला जाता है, इसलिए हम लोगों ने पहली लाइन लिखी थी ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर इसे किल करना है तो हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की जरूरत होगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। अगर यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडी से इसको किल करना चाहेंगे तो नहीं किल होगा ये, ठीक है। तो ऐसे इन्फेक्शंस में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की जरूरत है, क्योंकि सेल के अंदर बैक्टीरिया छिप जाता है, ब्लड में मिलेगा ही नहीं, ब्लड के सेल के अंदर मिलेगा। किस सेल के अंदर मिलेगा, ये मिलेगा आपका प्रोमैस्टिगोट मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेज के अंदर चला जाएगा, ए मैस्टिगोट फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वहीं डिवाइड करता रहेगा। देख लेते हैं, प्रोमैस्टिगोट्स infect macrophages
मैक्रोफेजेस, है ना, आप लोगों को पता है ना, मोनोसाइट्स जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं। इनफैक्ट मैक्रोफेजेस जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, है ना, और इनके अंदर में फिर मैक्रोफेजेस देन चेंज टू एमास्टिगोट फॉर्म्स, एमास्टिगोट forms. They divide and multiply in macrophages, and when released infect other macrophages, infect other macrophages। तो आप लोग देख पा रहे हो कि मैक्रोफेजेस ही फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म, ये लीशमैनिया मैक्रोफेज को ही इन्फेक्ट कर देगा और उसके अंदर डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, अगर पहली बार हो रहा है तो सेकंड टाइम होगा तो टी सेल मीडिएटेड होगा, इसको फैगोसिटाइज कर लेगा आपका मैक्रोफेज, या जो मोनोसाइट होगा या कुछ लिम्फोसाइट्स होंगे। लेकिन ये मैक्रोफेज को इन्फेक्ट कर दे रहा है, तो ब्लड में अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बन रही थी, सेल के अंदर छुपा हुआ है, फ्री वे में निकल नहीं रहा है, फिर इसके अंदर डिवाइड हो रहा है, फिर रिलीज हो रहा है, फिर बाकी मैक्रोफेजेस में चला जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मैक्रोफेजेस को लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जो इम्यून रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट काम आएगा वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं आएगा। लिख लेते हैं, therefore the immunity required is सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि सेल के अंदर है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल, मतलब टी सेल मीडिएटेड। टी सेल, बी सेल से आपके एंटीबॉडीज बनती हैं, है ना, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब यहाँ पे ये चीज भी जानना जरूरी है, अगर एक बार किसी को हो गया कालाजार तो इन जनरल लाइफ टाइम वो इम्यून रहता है। तो देख लेते हैं हम लोग, एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसके अंदर लाइफ लॉन्ग रहेगी। यूजुअली वंस a person infected becomes immune and stays immune throughout life, आप लोगों को पता होगा कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स आपके बोन मैरो, स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड। तो अगर ये डिसीज आपके मैक्रोफेज में गई है और हम लोग विसरल लीशमैनियासिस, कालाजार की बात कर रहे हैं, तो इन सारे ऑर्गन्स में जाके ये छुपा रहेगा। अगर टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनी होगी तो वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अदरवाइज डिसीज कॉज करेगा। यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं, यूजुअली द रिजर्वायर एनिमल आर rodents, एग्जाम्पल रैट हो गया, स्क्विरल हो गया, या डॉग्स वगैरह भी हो सकते हैं इसके रिजर्वायर। इसका मतलब ये ह्यूमन के अलावा ये दूसरे एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उनमें डिसीज नहीं होगा, बस उनमें ये आपका एमास्टिगोट फॉर्म में बना हुआ होगा। लेकिन जब उसी सैंड फ्लाई ने उस एनिमल का ब्लड सक किया तो वहां से ले लिया एमास्टिगोट फॉर्म, अपने अंदर प्रोमास्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद ह्यूमन के अंदर इनोकुलेट कर दिया, तो ह्यूमन के अंदर डिसीज हो जाएगी कालाजार। लेकिन आया कहाँ से था ये? डॉग या रेट या किसी और रोडेंट से, स्क्विरल से भी आ सकता है। इन इंडिया, बट इन इंडिया only visceral leishmaniasis is common and the reservoir is human himself। अगर इंडिया की बात करो तो यहाँ पे जो रिजर्वायर वो ह्यूमन ही होता है ज्यादातर। तो अगर कभी एनिमल से ह्यूमन में डिसीज हो तो आप कहते हो जूनोटिक डिसीज है,
ह्यूमन से ह्यूमन में ही हो जाए, मान लीजिए एक सैंड फ्लाई ने मुझे बाइट किया और मुझे काला आजार है, फिर उसने आपको बाइट कर दिया, तो जो एमास्टिगोट फॉर्म मुझसे लिया था उसको आपको रिटर्न कर दिया, तो ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। इसी तरीके से एनिमल से अगर काटा होता, एनिमल से अगर लिया होता सैंड फ्लाई ने और फिर हमको काट लेता, तो जूनोटिक डिसीज होता। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देयरफॉर इट कैन बी जूनोटिक as well as anthroponotic एंथ्रोपोनोटिक। देख लेते हैं यहाँ पे, अगर एनिमल रिजर्वायर रोडेंट, यहाँ मान लीजिए रोडेंट है या रैट, मान लीजिए रैट या डॉग, ठीक है, ये है, इसको सैंड फ्लाई ने यहाँ से लिया, सैंड फ्लाई यहाँ से लिया और हम लोगों में ह्यूमन में इन्फेक्शन करा दिया, तो वेक्टर बॉर्न जूनोटिक डिसीज है ना, तो इसको आप कहते हो एनिमल टू ह्यूमन, है ना, ये हो गया जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज मतलब कोई पैरासाइट एनिमल में था, वो ह्यूमन में आ गया, किसके थ्रू, वेक्टर के थ्रू, एंड दैट वेक्टर इज सैंड फ्लाई। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन है, ठीक है, ये कैरियर है या डिसीज हो रखी है इसको, ठीक है, चलिए यहाँ से फिर सैंड फ्लाई ने इनका ब्लड लिया, फिर किसी और इंसान को बाइट कर लिया, तो ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंथ्रोपोनोटिक, नोन एज एंथ्रोपोनोटिक ट्रांसमिशन। अभी देख लेंगे किस टाइप के ह्यूमन रिजर्वायर होते हैं, ट्रांसमिशन, है ना, या एंथ्रोपोनोटिक डिसीज। तो मेरे ख्याल से अभी तक सब लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है उतना देख लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लीशमैनियासिस। लीशमैनियासिस मैंने कह दिया एक प्रोटोजोअल डिसीज है जो कि इंट्रासेलुलर रहता है, और वो सेल क्या है, वो अपनी मैक्रोफेज है, उसी के अंदर चला जाएगा, वहां पे डिवाइड करता रहेगा। जो वेक्टर है जिससे ये ह्यूमन टू ह्यूमन या एनिमल टू ह्यूमन आ रहा है, वो सैंड फ्लाई है, फ्लेबोटोमस जीनस का। ट्रांसमिशन एंड इटियोपैथोजेनेसिस में इटियोलॉजी आपका लीशमैनिया से हो रहा है, दो फॉर्म में होता है। ह्यूमन होगा तो उसमें फ्लैजेला लूज कर देगा, नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म, एलडी बॉडीज, ओवल फॉर्म में एक बॉडी मिलेगी मैक्रोफेज के अंदर, दैट इज एलडी बॉडी, या ए मैस्टिगोट फॉर्म विदाउट फ्लैजेला, लीसमैनिया या लीसमैन डोनोवन बॉडीज। अगर सैंड फ्लाई की बात दोगे तो इसमें एक फ्लैजेला होगा, इसकी वजह से मोटाइल होगा, आप इसी को कहते हो प्रोमैस्टिगोट फॉर्म। रिजर्वायर की बात किया जाए तो एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। एनिमल होगा तो वो रोडेंट्स होंगे, ह्यूमन होगा तो एक कोई कैरियर होगा। ठीक है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। सैंड फ्लाई किसी रिजर्वायर को पहले वहां से ब्लड लिया, फिर किसी में इनोकुलेट कर दिया, तो जो सेल होती है जिसको ये इन्फेक्ट करता है दैट इज मैक्रोफेज, उसी के अंदर डिवाइड होता रहेगा। क्योंकि सेल के अंदर है तो इसलिए इसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी की जरूरत होगी वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की जरूरत होगी। मतलब इस सेल को अगर किल कर दो तो अपने आप लीशमैनिया खत्म हो जाएगा, है ना, जिन जिन मैक्रोफेजेस में होगा। लेकिन अगर इसको चाहो एंटीबॉडी से किल करो तो एंटीबॉडी ब्लड में है, ये सेल के अंदर है, तो एंटीबॉडी से कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की जरूरत होती है। जो रिजर्वायर होते हैं वो एनिमल हो सकते हैं, वो ह्यूमन भी हो सकता है। इंडिया में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है क्योंकि एनिमल वो वाले फॉर्म्स इंडिया में पाए नहीं जाते। ठीक है, और वेक्टर हमेशा सैंड फ्लाई होता है। तो जूनोटिक कहोगे जब डिसीज एनिमल से ह्यूमन में आ गई, एंथ्रोपोनोटिक कहोगे जब डिसीज आपका ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, सैंड फ्लाई टेक्स ब्लड फ्रॉम रिजर्वायर। आप लोग समझ गए होंगे ये रोडेंट भी हो सकता है, अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखें ह्यूमन भी हो सकता है ना। उसके बाद इनोकुलेट्स प्रोमैस्टिगोट फॉर्म्स इन ह्यूमन ब्लड।
ये किसको इन्फेक्ट कर देगा? प्रोमेस्टिगोट फॉर्म्स इन्फेक्ट मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये आपके मैक्रोफेजेस को इसने अटैक कर दिया, और जितने भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं आपके, जैसे स्प्लीन, बोन मैरो, लिवर और क्या कहते हैं लिम्फ नोड, यहाँ सब जो मैक्रोफेजेस होंगे वहां पे जाएंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। इसलिए अगर विसरल लीशमैनिया की बात हो रही है तो वहां पे आपको ऐसे ऑर्गन्स में ऑर्गेनोमेगैली मिलेगी, लिम्फ नोड बड़े हो जाएंगे, हिपैटोमेगैली मिल जाएगा। तो अगर हम लोग विसरल लीशमैनियासिस की बात करें तो ये आपका जाएगा, गोज टू रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, that is liver, spleen, bone marrow और lymph node। तो इसी से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, अगर लिवर हो गया तो आपको हिपैटोमेगैली मिल जाएगा, स्प्लीन हो गया स्प्लीनोमेगैली मिल गया, बोन मैरो हो गया तो पैनसाइटोपिनिया वगैरह मिलेगा। बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स बनती हैं। लिम्फ नोड हो गया तो लिम्फेडेनोपैथी मिलेगा, लिम्फ नोड्स आपके बड़े हो जाएंगे। तो इसी को आप कहते हो विसरल लीशमैनियासिस। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स का लीशमैनियासिस, लीशमैनियासिस ऑल्सो नोन एज काला आजार। तो ऐसा देखा गया है जब विसरल लीशमैनियासिस होते हैं तो थोड़े बहुत स्किन पे हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो ब्लैक ब्लैक दिखते हैं, तो इसलिए हम लोग ईस्टर्न यूपी और बिहार में हिंदी बोलते हैं तो वहाँ पे काला को, सॉरी ब्लैक को काला बोलते हैं, इसलिए इस डिसीज का नाम भी पड़ गया है काला आजार। आगे लिख लेते हैं, नोन एज काला आजार बिकॉज देयर आर हाइपर पिगमेंटेड क्यूटेनियस लीजन्स, हाइपर पिगमेंटेड क्यूटेनियस मतलब स्किन लीजन्स एज वेल। तो विसरल ऑर्गन पे तो हो ही गया, स्किन को भी इसने इन्वॉल्व कर लिया, इस वजह से कुछ हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स मिले। आपने कह दिया कि ये आपका ब्लैक ब्लैक स्पॉट है तो ये काला आजार हो गया। फिर से पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। सैंड फ्लाई रिजर्वायर से ब्लड लिया, उसके साथ ए मैस्टिगोट फॉर्म में आपका लिस्मेनिया ले लिया, उसके अंदर फिर प्रोमेस्टिगेट फॉर्म में चेंज हो गया और ये प्रोमेस्टिगेट फॉर्म उसने ह्यूमन ब्लड में डाल दिया। फिर ये मैक्रोफेजेस में आ गया, फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के पास पहुंचा, फिर जहां जहां जाएगा वहां वहां कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। लीवर को हार्म करेगा, हिपैटोमेगैली या वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, स्प्लीन में भी यही करेगा। इसके अलावा बोन मैरो में बोन मैरो को काम नहीं करने देगा, लिम्फ नोड होगा तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन करेगा, आपको लिम्फेडेनोपैथी मिलेगा। तो ये आपके विसरल लीशमैनिया की बात रही, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे काला आजार। तो इंडिया में विसरल ही होता है, इसके साथ ही कुछ स्किन के लीजन्स मिल जाते हैं जिसके पास ब्लैक डिस्कलरेशन मिलता है, आप कहते हो ब्लैक स्पॉट्स है, काला आजार है। लेकिन वर्ल्ड में ये कई टाइप में और मिलता है, चाहे ये स्किन को इन्वॉल्व करेगा, चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन को, चाहे आपके लिवर स्प्लीन को। तो यहाँ पे दो वर्ड और लिख लेते हैं, एक तो इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है जब ये पैरासाइट बॉडी में गया उसके कितने दिन बाद क्लिनिकल सिम्टम्स आने लगे, है ना। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 3 to 8 months। और एज ग्रुप जो आपका होता है, एज ग्रुप वो आपका होता है शायद 1 to 4 ईयर, अंडर 5 ईयर की डिसीज है, 1 to 4 ईयर या 1 to 5 ईयर लिख लीजिए, लेस देन 5 ईयर्स। ये हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं विसरल लीशमैनियासिस की, क्योंकि इंडिया में यही होता है जिसको हम लोग काला आजार कहते हैं। अब देखिए इसको क्लासिफाई कर लेते हैं हम लोग।
क्लासिफिकेशन, तो जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है उसी के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई अगर मान लीजिए स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है, हम लोग कह देते हैं क्यूटेनियस लीशमैनियासिस। पहला देख लेते हैं, क्यूटेनियस लीशमैनियासिस, मतलब यहाँ पे इसने किसको इन्वॉल्व कर लिया है, स्किन को। अब देखिए ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है, ये डिफ्यूज भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका लोकलाइज्ड भी हो सकता है और डिफ्यूज भी हो सकता है, मतलब पूरी बॉडी में ढेर सारे लीजन हो। तो लोकलाइज्ड होगा तो आप लोग कहते हो लोकलाइज्ड क्यूटेनियस लीशमैनियासिस, सी एल, और लोकलाइज्ड क्यूटेनियस लीशमैनियासिस, एल सी एल। डिफ्यूज होगा तो आप लोग कहते हो डिफ्यूज क्यूटेनियस लीशमैनियासिस। अभी डायग्राम भी दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे दो टाइप का हो गया, एक एलसीएल हो गया, एक डीसीएल हो गया। जो एलसीएल होता है इसी को आप लोग कहते हो ओरिएंटल सोर, ओरिएंटल सोर, ठीक है। ये स्किन पे लीजन बनाएगा और कभी कभी अल्सरेट हो जाता है। इसी में आपको कभी कभी अल्सर मिलेगा जिसका नाम होता है चिक्लेरो अल्सर, चिक्लेरो अल्सर। ये दो चीज मैंने देख लिया, एलसीएल में को ओरिएंटल स्पोर, ओरिएंटल सोर भी कहते हैं, और कभी कभी अल्सरेट हो जाता है जो स्किन पे लीजन होता है, आप लोग कहते हो चिक्लेरो अल्सर, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा आपका विसरल लीशमैनियासिस का मतलब ये हो गया कि वो लिवर, स्प्लीन या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है। तो पहला आपका हो गया था क्यूटेनियस, दूसरा आपका हो गया म्यूकोसल, म्यूकोसा को इन्वॉल्व कर लेगा, म्यूकोसल लीशमैनियासिस, है ना। ये इन्वॉल्व्स म्यूकोसा, इंटरनल म्यूकोसा को। इंडिया में ये फॉर्म नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो है उसको आप कहते हो विसरल। अच्छा, जो म्यूकोसल होता है इसको एक नाम होता है यूस पंडिया, ठीक है। अभी लिखवा देंगे, यहाँ पे तीसरा आ गया विसरल लीशमैनियासिस, इसको आप लोग कहते हो कालाजार। यही हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडिया में यही होता भी है। और दिस इज कॉज्ड बाय लीशमानिया डोनावनी, कॉज्ड बाय लीशमैनिया डोनावनी, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म इंडिया में ज्यादा कॉमन होता है और इसीलिए ये वाला फॉर्म इंडिया में ज्यादा मिलता है, ठीक है। म्यूकोसल वाले का नाम यूस पंडिया है, इसको भी लिख लीजिए, नोन एज यूस पंडिया, ठीक है। ये इंडिया में होता नहीं, जहां पे भी होता है उन लोगों ने इसको एक लोकल नाम दे रखा है, जैसे हमने कालाजार दिया है, उन्होंने यूस पंडिया दे दिया है, ठीक है, और किसी ने ओरिएंटल सोर दे दिया है। तो अगर हम लोग इसको समराइज कर सकते हैं तो कुछ इजी वे में इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। अगर स्किन का है तो आप लोग ओरिएंटल सोर बोलोगे, ठीक है। और अगर ये आपका म्यूकस का है, मतलब म्यूकोसल है, तो आप लोग इसको यूस पंडिया बोलोगे, ठीक है। और अगर ये विसरल है जो कि इंडिया में होता है तो आप लोग इसको काला अजार बोलोगे, ठीक है, काला अजार। तो मेरे ख्याल से इतने में सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये प्रोटोजोअल डिसीज है, स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन और विसरल मतलब रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को इन्वॉल्व कर सकता है। अब देखिए जब हम लोग क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी इंफेक्शन होगा तो फीवर आ सकता है, ठीक है, और जनरल बॉडी सिम्टम्स आ ही सकते हैं। यहाँ पे जो फीवर आता है कभी कभी ऐसा होता है कि वो दो स्पाइक इंटरमिटेंट होता है और दो स्पाइक्स में आता है, तो हम लोग कहते हैं डबल राइज ऑफ फीवर इन अ डे या डबल कोटिडियन, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स। इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह हम लोगों ने देख ही लिया है ना। फिर से लिख लेते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 to 8 मंथ्स, ठीक है। आगे पीछे वेरी कर सकता है लेकिन ये जो रेंज है ये बिल्कुल एवरेज है हर चीज का।
इसके अलावा देख लेते हैं जो क्लिनिकल फीचर होगा वो सबसे पहला फीवर आएगा। इसके अलावा आपने देखा था लिवर स्प्लीन को इन्वॉल्व कर रहा था, बोन मैरो को इन्वॉल्व कर रहा था और लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहा था, उससे रिलेटेड फीचर आएंगे। लेकिन पहला जो जनरल फीचर है वो फीवर आएगा, लो टू हाई ग्रेड। जब इंटरमिटेंट होगा तो इसका जो पीक आएगा 2 बार आएगा, तो हम लोग कहते हैं डबल राइज ऑफ टेम्परेचर इन अ डे। समटाइम्स डबल राइज ऑफ टेम्परेचर इन अ डे, है ना। इसी को आप कहते हो डबल पीक हो गया, या नोन एज डबल कोटिडियन। आप लोगों ने मलेरिया में ये टर्म पढ़ा होगा, है ना, इंटरमिटेंट में, डबल कोटिडियन। ठीक है, तो यहाँ जो फीवर होता है कभी कभी एक दिन में 2 बार चढ़ जाता है। और आपने देखा था, अच्छा क्लिनिकल फीचर भी जो हम लोग पढ़े ज्यादातर विसरल को लेके ही चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूटेनियस में क्या होगा, कुछ हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स मिल जाएंगे, उसके अलावा हो सकता है वो अल्सरेट कर जाए। लेकिन विसरल है तो इसमें आपने देख लिया था रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स को यहाँ पे आप इन्वॉल्व कर रहे थे, तो जहां जहां पे रेटिकुलो एंडोथीलियल से वहां वहां से रिलेटेड आपको क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, है ना। अगर लिवर इन्फ्लेम्ड होगा तो हिपैटोमेगैली मिलेगा, स्प्लीन इन्फ्लेम्ड होगा स्प्लीनोमेगैली मिलेगा, बोन मैरो में दिक्कत होगी तो ब्लड सेल्स नहीं बन पाएंगी, ना डब्ल्यूबीसी, ना आरबीसी, ना प्लेटलेट, तो सारी सेल्स नहीं बन पा रही हैं, पैनसाइटोपेनिया। लिम्फ नोड का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लिम्फेडेनोपैथी, वही सब यहाँ पे लिख लेते हैं, डबल कोटिडियन। इसके अलावा हिपैटोमेगैली, है ना, स्प्लीनोमेगैली। तो हम लोग इसको कहते हैं नॉर्मली जब हिपैटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली दोनों होता है तो हम लोग ये कहते हैं हिपैटो स्प्लीनोमेगैली। लेकिन यहाँ पे स्प्लीन बहुत बड़ी हो जाती है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली, इसलिए हम लोग स्प्लीनो हिपैटोमेगैली कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नोन एज स्प्लीनो हिपैटोमेगैली। ठीक है, और बोन मैरो काम नहीं कर पा रहा है तो इसमें आरबीसी भी नहीं बन पाएगा, तो आपको पैलर मिल जाएगा, है ना। और इसके अलावा आपको लिम्फेडिनोपैथी मिल जाएंगे, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। फिर से क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, बस यही इतना सा है क्लिनिकल फीचर, है ना, देख लेते हैं। जब काला आजार किसी को होगा तो जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम होगा उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम से हम लोग समझते हैं लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड मेनली, ठीक है। तो अगर लिवर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हिपैटोमेगैलो मिलेगा, हो सकता है कि लिवर एंजाइम या एलएफटी रेंज हो। स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो स्प्लीनोमेगैली मिल जाएगा। बोन बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो बोन मैरो ही सारी सेल्स बनाती हैं। लेकिन क्लिनिकली जब आप किसी पेशेंट को देखोगे तो डब्ल्यूबीसी नहीं देख पाओगे बिना टेस्ट कराए, ठीक है। तो इसलिए पैलर तो दिख जाएगा, डब्ल्यूबीसी नहीं दिखेगा तो हम लोग हीमोग्लोबिन या आरबीसी कम होने को फिगर आउट कर लेंगे, पैलर मिल जाएगा। इसके अलावा लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट था तो लिम्फेडिनोपैथी मिल जाएगा। आगे चल के इसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि जब हमें इस पैरासाइट को खोजना होगा या डायग्नोज करना होगा तो यहीं से एस्पिरेट कर लेंगे या बायोप्सी ले लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे ऑर्गन को हम लोग माइक्रोस्कोप या किसी कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करके देख लेंगे। तो क्लिनिकल फीचर सिंपली फीवर आएगा, हिपैटो स्प्लीनोमेगैली हो सकता है, बेटर है कि यहाँ हम लोग स्प्लीनो हिपैटोमेगैली कहें क्योंकि स्प्लीन बहुत बड़ी हो गई है। उसके अलावा पैलर और लिम्फेडिनोपैथी, है ना। चलिए इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं, ये इतना हो गया। कुछ लोगों में विसरल लिस्मेनिया होने के बाद थोड़े दिन में स्किन पे हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स मिलने लगते हैं, मतलब विसरल लिस्मेनिया ठीक हो गया, उसके बाद स्किन में हाइपोपिगमेंटेशन शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि वो ट्रीटेड नहीं था, वो ट्रीटेड था, लेकिन कुछ लिस्मेनिया डोनोनी के क्लस्टर्स बचे हुए थे जो अब केवल स्किन को अटैक कर पा रहे हैं। तो एक और स्पेशल कंडीशन होती है, लिख लेते हैं इसको, स्पेशल कंडीशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है पोस्ट कालाजार लीशमैनियासिस।
मैनियासिस, अगर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ बीच में डर्मल है क्योंकि स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है, PKDL, ठीक है। तो PKDL है, तो जिसको लीशमैनिया हुआ रहता है विसरल वाला और वो ठीक हो जाता है, तो उसके बाद 1 से 10 साल के बाद सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे स्किन पे कुछ हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स मिलने लगते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप कहते हो पोस्ट काला आजार डर्मल, मतलब स्किन का इन्वॉल्वमेंट लीशमैनियासिस। लिख लेते हैं, समटाइम्स आफ्टर successful treatment of visceral leishmaniasis, approximately after 1 to 10 years, patient develops हाइपोपिगमेंटेड, पहले हाइपर होता था ना जो स्किन में हम लोग कालाजार कहते थे, हाइपोपिगमेंटेड स्किन लीजन्स। दिस कंडीशन इज नोन एज पोस्ट कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस, PKDL। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो जब इसको आप ट्रीट करोगे तो ये डबल ट्रीटमेंट मांगेगा। पहले हम लोग 1 महीना ट्रीट करते हैं अगर किसी को लीशमैनिया हो गया, लेकिन PKDL ट्रीट करेंगे तो 2 महीने तक ट्रीट करना पड़ेगा। चलिए उससे भी कोई दिक्कत नहीं, अगर स्किन पे लीजन है, ठीक है, इंसान का थोड़ा कॉस्मेटिक इशू रहेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यही क्रोनिक कैरियर स्टेट है, यही रिजर्वायर स्टेट है जिसको सैंड फ्लाई बाइट करेगा, उसके बाद आपको अगर बाइट कर लेगा तो आपको विसरल लीशमैनियासिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम PKDL behave like reservoirs, इसी को मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, है ना। तो यहाँ इनको पहले सैंड फ्लाई बाइट करेगी, फिर हमें करेगी, तो यहाँ से लीशमैनिया डोनोवनी यहाँ से इसको मिल जाएगा, फिर हमारे अंदर इनोकुलेट कर देगी। इसीलिए हमने कहा था ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन एंथ्रोपोनोटिक, देयरफॉर इन इंडिया ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन known as anthroponotic transmission या एंथ्रोपोनोटिक डिसीज। ये भी हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके थे, है ना। तो कुछ लोगों में अगर विसरल लीशमैनियासिस ठीक भी कर दिए तो भी आगे चल के 1 to 10 ईयर के बाद कुछ हाइपोपिगमेंटेड स्किन लीजन्स मिलने लगते हैं। आप इस कंडीशन को कहते हो पोस्ट कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लोग कैरियर होते हैं। अगर इनको ट्रीट कर दिया जाए फुली तो इंडिया में कालाजार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनिमल रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जो आपका स्पेसीज है लीशमैनिया डोनोवनी ये एनिमल्स में, इंडियन वाले एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हमको एक ही दूसरे से होता रहता है। देखो अगर डायग्नोसिस की बात करें तो ये भी क्लिनिकल है। किसी पेशेंट में अगर मैसिव स्प्लीनोमेगैली हो और उसके अलावा आप देख पा रहे हो कि स्किन पे कुछ पिगमेंटेशन मिल रहे हो, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि ये लीशमैनिया या कालाजार का पेशेंट। इसलिए जो इसका डायग्नोसिस होती है वो ज्यादातर क्लिनिकल होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ अगर इन्वेस्टिगेशन हम लोग करा के सपोर्टिव एविडेंस ले सकते हैं तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस, है ना। तो डायग्नोसिस ज्यादातर क्लिनिकल, इन्वेस्टिगेशंस क्या करा सकते हैं। देखो बोन मैरो यहाँ पे क्या है, डिप्रेस्ड है। तो बोन मैरो डिप्रेस्ड होगा या इन्वॉल्व होगा तो बोन मैरो ही सारी ब्लड सेल्स बनाती है। तो यहाँ पे जब CBC कराओगे आप लोग, CBC मतलब कंप्लीट ब्लड पिक्चर, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट था तो जो ब्लड काउंट होगा काफी कम मिलेगा आपको, डिप्रेस्ड बोन मैरो मिलेगा। तो देयरफॉर ऑल सेल्स डिक्रीज्ड, आप कहोगे पैनसाइटोपिनिया,
पैनसाइटोपेनिया। इसके अलावा स्प्लीन भी बढ़ी हुई है। स्प्लीन का भी काम होता है कि सेल्स की फेगोसाइटोसिस करे, खासकर ओल्ड सेल्स, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो इररेस्पेक्टिव ऑफ ओल्ड न्यू काफी सारे सेल्स को वो क्लियर करती रहेगी। तो पहला रीजन हो गया बोन मैरो डिप्रेस्ड है। दूसरा रीजन हो गया कि ऐसे पेशेंट में स्प्लीन भी बड़ी होती है जो सेल्स को डैमेज करती रहती है, पैनसाइटोपेनिया। इसकी वजह से आप देखोगे टीएलसी भी कम होगा, प्लेटलेट भी कम होगा, आरबीसी भी कम होंगे। देयरफॉर आरबीसी काउंट लो, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट लो, प्लेटलेट काउंट अगेन लो। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन होती है पैनसाइटोपेनिया, है ना, ये जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए हमने ऊपर पढ़ा था कि पैलर मिलता है ऐसे पेशेंट्स में, है ना। तो पैनसाइटोपेनिया मिल गया। प्लस अगर एलएफटी कराओगे, लिवर का भी इन्वॉल्वमेंट था, है ना, एलएफटी कराओगे तो एसजीओटी हम लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ा था, एसजीपीटी बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना, एलएफटी में। तो लिवर का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो लिवर एंजाइम्स इसके बढ़े हुए होंगे। एक टेस्ट और होता था, एल्डिहाइड टेस्ट होता था। ठीक है, एल्डिहाइड टेस्ट नाम होता था नेपियर्स एल्डिहाइड टेस्ट। वो नॉन स्पेसिफिक था, ऑब्सलीट हो गया, लेकिन नाम जानना जरूरी, तो लिख लेते हैं। थर्ड आपका नेपियर्स एल्डिहाइड टेस्ट। ये नॉन स्पेसिफिक था, देयरफॉर नॉट डन दीज डेज। नॉन मतलब बाकी डिसीजेस में भी वही रिजल्ट आता है, ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, देयरफॉर नॉट यूज्ड दीज डेज। इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम लोग जैसे मान लीजिए ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में चला जाता है ना, वहां पे ज्यादा आपके ये होते हैं मैक्रोफेजेस। तो अगर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स का हम लोग एस्पिरेट ले लें, मान लीजिए किसी की स्प्लीन से थोड़ा सा हम लोग एस्पिरेट निकाल लें, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट निकाल लें, या बोन मैरो से थोड़ा सा पार्ट निकाल लें, तो वहां पे हम लोग एलडी बॉडीज देख सकते हैं, है ना, क्योंकि वहीं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को तो ये इन्वॉल्व कर रहा है। अगर विसरल लीशमैनियासिस की बात हो तो देख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ हम लोग बोन मैरो एस्पिरेट और स्प्लीनिक एस्पिरेट ले सकते हैं। बोन मैरो एक निडल डाल के बोन मैरो से थोड़ा सा एस्पिरेट ले सकते हैं, आप थोड़ा सा बोन मैरो निकाल सकते हैं। बोन मैरो एस्पिरेट और स्प्लीनिक एस्पिरेट, है ना, थोड़ा सा पार्ट वहां से निकाल लिया। और उसमें जब हम लोगों ने देखा तो उसमें हमें क्या मिला, ए मैस्टिगोट फॉर्म आपके मैक्रोफेजेस में मिला। तो यहाँ पे हमें एलडी बॉडीज दिख जाएंगी, है ना, एलडी बॉडीज। दैट इज लीशमैनिया इन ए मैस्टिगोट फॉर्म्स इन मैक्रोफेजेस। तो ये देखा जाए तो ये बेस्ट टेस्ट है, ठीक है, यही डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाता है। फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। अच्छा, आप लोग देख पा रहे होगे अगर ऐसा कोई प्रोसीजर करोगे तो बहुत ही इन्वेसिव होगा, बहुत ही पेनफुल होगा। आप देख तो लोगे चलो मैक्रोफेज में क्या है, किस ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इन्वेसिव है, पेशेंट को काफी प्रॉब्लम होगा। और क्योंकि आप यहाँ पे किसी सिरिंज से निकाल रहे होगे, अगर उसके प्लेटलेट बहुत कम थे, आपने देखा था प्लेटलेट कम होंगे तो हो सकता है ब्लीड करे, तो इसमें रिस्क भी काफी इन्वॉल्व है। इसी को देखते हुए आजकल एक सीरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट डिस्कवर किया गया, जिसको कहते हैं RK39 टेस्ट। लिख लेते हैं, 5 डिप्स्टिक ELISA टेस्ट एस्टिमेटिंग टाइटर्स ऑफ RK39। ठीक है, तो अगर RK39 ये एक एंटीजन होता है आपके इस प्रोटोजोआ का, अगर इस एंटीजन को हम लोग डिटेक्ट कर पाए किसी भी तरीके से, या इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट कर पाए, तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि बॉडी में आपके लीशमैनिया का इंफेक्शन है। ये न्यू टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव है और बहुत ही क्विक रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर हम लोग अभी तक रिवाइज करें तो
एक तो बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट था और स्प्लीन बढ़ी हुई, तो सारे सेल्स कम मिली है आपको, तो WBC भी कम मिला, RBC भी कम मिला, प्लेटलेट भी कम मिला, है ना। तो इस कंडीशन को आप कहते हो पैनसाइटोपिनिया। चलिए दूसरा हम लोगों ने कह दिया नेपियर एल्डिहाइड टेस्ट था, वो अब हम लोग करते नहीं। लीवर का इन्वॉल्वमेंट था, SGOT-PT बढ़ा था। बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो इस वजह से बोन मैरो से हम लोग एस्पिरेट ले सकते हैं, बोन मैरो थोड़ा सा निकाल सकते हैं, या स्प्लीन का थोड़ा सा एस्पिरेट ले सकते हैं, उसमें देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में कि LD बॉडीज हैं कि नहीं है। इसके अलावा ब्लड से एक टेस्ट कर सकते हो, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस अगर आपको बनाना हो तो क्विक है, ब्लड किसी का लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो उसमें हम लोग एलाइजा से RK39 के टाइटर्स देख लेते हैं, ठीक है। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, RK39 याद रखिएगा, और यहाँ पे बोन मैरो या स्प्लीनिक एस्पिरेट याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो दो ही ड्रग इंपॉर्टेंट है जिनसे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहला होता है एंटीमनी कंपाउंड्स, एंटीमनी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, है ना। तो एंटीमनी कंपाउंड्स होते हैं, या पेंटावेलेंट एंटीमनी की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे बहुत रेजिस्टेंस मिलने लगा है, तो उसके बजाय अब हम लोग एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक फंगल ड्रग है, उसको यूज करते हैं। तो देख लेते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है वो है पेंटावेलेंट एंटीमनी, ठीक है। लिख लेते हैं पेंटावेलेंट एंटीमनी। पहला यहाँ पे डाल देते हैं पेंटावेलेंट एंटीमनी। एग्जाम्पल आपका सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। जो सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट होता है ये सिरप फॉर्म में आता है, ठीक है, 100 मिलीग्राम पर ml। 100 जो फॉर्मुलेशन आता है 100 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। ये ड्रग बहुत पहले से यूज होती आई है, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है वो 28 डे का होता है। तो लिख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ 28 डेज, ठीक है। बहुत पहले से यूज होता आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गया है, तो इसलिए हम लोग को सेकंड चॉइस देनी पड़ती है, दैट इज एम्फोटेरिसिन बी। अच्छा, इसका डोज भी लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चों की डिसीज है तो पर केजी दोगे तो @20 मिलीग्राम पर केजी पर डे, IV या IM, ठीक है। 28 डेज याद रखिएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट बहुत रेजिस्टेंस हो गया है। तो हम लोग अब एक एंटी फंगल ड्रग हमने देखा जो काफी कारगर होता है इस केस में, है ना, उसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। तो सेकंड चॉइस हम लोगों का होता है एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी में भी एक लाइपोसोमल फॉर्म आता है, वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में जाके बहुत कंसंट्रेट हो जाता है, मतलब जहाँ पे ये एमास्टिगोट फॉर्म में छुपा होता है ना। तो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो अगर रेजिस्टेंट है तो एम्फोटेरिसिन बी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बट ड्यू टू रेजिस्टेंट now drug of choice is liposomal amphotericin B, एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। तो यहाँ पे एम्फोटेरिसिन बी रीनल टॉक्सिक होता है, ठीक है, पूरी बॉडी में जाएगा तो किडनी में भी जाएगा तो रीनल टॉक्सिक होता है। उसके बजाय अगर हम लोग लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी दे दें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसकी डोज लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं लाइपोसोमल पे। @1 मिलीग्राम पर केजी IV alternate day for 28 days। अब इससे बहुत रीनल टॉक्सिसिटी होता है, साइड इफेक्ट रीनल टॉक्सिसिटी, इसकी वजह से, और प्लस इसको 28 दिन देना भी पड़ रहा है, और रीनल टॉक्सिसिटी भी। उससे अच्छा है कि हम लोग ऐसा फॉर्म यूज करें जो केवल रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स तक पहुंचे। तो अगर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी यूज करेंगे तो वो आपका कहाँ जाएगा, वो सीधा आपका वहीं जाएगा जहां टारगेट करना है। तो थर्ड लिख लेते हैं हम लोग
लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, तो ये गेट्स कंसंट्रेटेड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। दूसरी चीज है लेस टॉक्सिक। तीसरा है कि ये आपका कम डोज में भी कम दिन तक देना पड़ेगा, लेस ड्यूरेशन ऑफ डिसीज। तो ये देयरफॉर ड्रग ऑफ चॉइस इन रेजिस्टेंट लीशमैनियासिस, रेजिस्टेंट लीशमैनियासिस। रेजिस्टेंट मतलब एंटीमनी से रेजिस्टेंट हो चुका है। इसकी जो डोज होती है केवल 5 दिन के ट्रीटमेंट में पेशेंट ठीक हो जाएगा, जहां 28 दिन देना था उसको, है ना, एट द रेट 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे IV फॉर ओनली 5 डेज। ठीक है, तो बाकी किसी तरीके से अगर कुछ करोगे तो उसमें आपको 28 डेज का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी यूज करोगे तो एक तो ये 5 डेज में ठीक कर देगा, प्लस वहीं जाएगा, वहीं किल करेगा, वहीं एक्टिविटी करेगा जहाँ पे आपका ये प्रोटोजोआ बैठा हुआ है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा 2-3 और ड्रग्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट है नहीं, तो केवल नाम लिख लीजिए। एक ओरल ड्रग होती है, बाकी सब IM है। एक ओरल ड्रग है जिसका नाम है मिल्टेफॉसिन, ठीक है, एट द रेट 2.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, ये भी 28 डेज हो गया आप, तो ये भी बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ड्रग्स होती हैं, पेंटामिडीन बहुत इफेक्टिव नहीं है तो इसके बारे में मत लिखिए। और एक अमीनोग्लाइकोसाइड आपका आता है पारामोमाइसिन, पैरामोमाइसिन, ये लोग भी यूज किए जा सकते हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं। कुल मिला के या तो हमें एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल वाला यूज करना है, या तो एंटीमनी कंपाउंड यूज करना है जिसको हम लोग सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट कहते थे, है ना। ट्रीटमेंट के पार्ट पे देखें तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट है। सिरप फॉर्म में आता है, 20 मिलीग्राम पर केजी से देते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिल गया क्योंकि बहुत दिन से यूज हो रहा था। तो इसकी जगह लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी ड्रग ऑफ चॉइस हो गया है रेजिस्टेंट केसेस में। एम्फोटेरिसिन भी पहले दिया जाता था लेकिन इसको ज्यादा दिन तक देना पड़ता था और रीनल टॉक्सिसिटी भी थी। तो हम लोगों ने ऐसा एम्फोटेरिसिन बनाया जिसको जो टारगेट करता है एंडोथीलियल सेल्स को, एंडोथीलियल सेल्स को टारगेट करेगा तो वहीं पे जाके कंसंट्रेट हो जाएगा, वहीं पे किल कर देगा। 5 दिन में ही जो 28 दिन में काम करना था 5 डेज में कर लिया। एक ओरल ड्रग अवेलेबल है दैट इज मिल्टेफॉसिन, ये भी 28 दिन देना पड़ेगा। बाकी 2 ड्रग्स के बस नाम याद रखिएगा, पेंटामिडीन और पैरोमाइसिन। ये भी आपका पैरामोमाइसिन है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं, पैरामोमाइसिन। ये भी आपके 3 से 4 हफ्ते देने पड़ेंगे, तो ये भी उतने इफेक्टिव भी नहीं है। तो एक लास्ट लाइन ये लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक तो इसको ठीक करने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए हमें PKDL के पेशेंट्स को ठीक करना पड़ेगा। पोस्ट डर्मल, पोस्ट विसरल डर्मल लीशमैनियासिस, है ना, पोस्ट कालाजार डर्मल लीश, उनको ठीक करना पड़ेगा, है ना। तभी तो वही तो रिजर्वायर थे, उनको ठीक करने के लिए यही ड्रग यूज करोगे लेकिन डबल ड्यूरेशन में, टू ट्रीट रिजर्वायर्स, that is patients of PK post Kala-Azar dermal leishmaniasis. We need to give the above treatment for twice the duration, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 महीने तक दोगे, यहाँ 28 दिन दे रहे थे। हाँ, अगर एम्फोटेरिसिन भी यूज कर रहे हो तो 5 ही दिन दोगे, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। दैट वाज ऑल फॉर अबाउट लीशमैनियासिस। आप लोग